तो अब हमको ये देखना है कि पहले एक आपका एक दोस्त को मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपके एक दोस्त को डाउट है, तो पहले उसका डाउट क्लियर कर ली, ठीक है। एक बार उसको फिर से इंसुलेटर कंडक्टर समझाने के लिए बोले हैं, तो वही बता देंगे, ठीक है। तो पहले हमको कंडक्टर क्या होता है हमको ये चीज़ समझना है, ठीक है। तो आपका कंडक्टर क्या होता है आपको बताया था कि आप कोई भी माइक ऑफ कर लीजिए ओम, ठीक है। आपका कोई भी मटेरियल होगा उसमें जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो आपका एटम होगा, ठीक है। तो एटम के बीच में न्यूक्लियस रहेगा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिला के बनता है, और उसके सराउंडिंग में क्या होगा आपके इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते होंगे, जैसा सन के अराउंड प्लैनेट्स रोटेट करते हैं। तो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो चीज़ होता है जिसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी ऑर्बिट, जो ये सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। वैलेंसी ऑर्बिट बोलते हैं। और इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनको हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो 4 से कम रहते हैं, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो हमारे 4 से कम रहेंगे, ठीक है। तो वो 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। जब 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल कंडीशन हो जाएगा। तो अनस्टेबल कंडीशन में क्या होगा, ये जो बीच वाला न्यूक्लियस है ये हमारा इस इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली बॉन्डेड नहीं होंगे न्यूक्लियस से। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बॉन्डेड नहीं होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ईजीली फ्री हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा भी एनर्जी मिल जाएगा तो ईजीली ये फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन ये सब मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ईजीली फ्री हो जाएंगे, मतलब आपका अगर एनर्जी बैंड थ्योरी के हिसाब से देखेंगे तो जब आप वैलेंसी ऑर्बिट में रहते हैं तो उसको बोला जाता है कि वो वैलेंसी बैंड में है, और जब फ्री हो जाएंगे तो बोला जाता है कि कंडक्शन बैंड में है। तो जो कंडक्टर होगा उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब टाइटली बॉन्ड नहीं होंगे, तो उसकी वजह से आप थोड़ा एनर्जी देंगे तो तुरंत वो फ्री हो जा रहे हैं। मतलब जो वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो बहुत कम होगा, इसलिए बोला जाता है कि ओवरलैप करता है। तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ये सब न्यूक्लियस से लूजली बॉन्ड रहेंगे, इसलिए वो इजीली फ्री हो जाते हैं। तो ये चीज़ समझ में आया जिसको डाउट था। मैसेज कर दो भाई जिसको डाउट है, कर दो ऐसा, ठीक है। तो उसके बाद अब देखेंगे इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है। तो इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर में क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस रहेगा रहेगा और न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट रहेगा, ठीक है। तो ये ऑर्बिट में जो बाहर वाला ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 4 से ज़्यादा होंगे। मान लो 5 होंगे, 6 होंगे, मैं 5 दिखा। जब 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये हमारा स्टेबल कंडीशन में रहेंगे, तो इसकी वजह से ये क्या होंगे, हमारे न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्ड होंगे, ठीक है। ये सब क्या होंगे, हमारे न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्ड रहेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो तब अगर हम वैलेंसी बैंड बैंड थ्योरी के हिसाब से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स अभी बाहर ऑर्बिट में हैं, तो अभी इलेक्ट्रॉन्स सब वैलेंसी बैंड में हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करना है, मतलब कंडक्शन बैंड में लाना है। तो कंडक्शन बैंड में लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब एनर्जी क्या बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन ऐसा मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। तो कुछ नहीं, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से कम रहेंगे तो कंडक्टर, 4 से ज़्यादा रहेंगे तो इंसुलेटर, एग्जैक्टली 4 रहेंगे तो सेमीकंडक्टर। तो इस इंसुलेटर समझ में आ गया, जिसको डाउट था मैसेज कर दो, नो मैसेज लिखिए यार, समझ में आ गया। चलिए बेचारा उसको हाँ ठीक है, यस सर, ओके, ठीक है। तो ये हो गया पिछले क्लास का जिसको डाउट था उसका क्लियर करने का, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं। आप कोई भी एक मटेरियल लेंगे तो उस मटेरियल का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे
तो हम प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगा, ठीक है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। पहला आपका फिजिकल प्रॉपर्टी होगा और दूसरा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे, ठीक है, ठीक है। और आपका तीसरा जो होंगे वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे और चौथा जो होंगे वो हमारे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे। तो मैं आपको बताऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, केमिकल क्या क्या होते हैं, मैकेनिकल क्या क्या होते हैं और इलेक्ट्रिकल क्या क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले आज इन सब का लिस्ट दूंगा और उल्टा शुरू करेंगे। पहले इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ से शुरू करेंगे, उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है। अभी आज लिस्ट दे दूंगा कौन सा किस प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन हम पीछे से शुरू करें, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ 4 तरह के हम डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होते हैं, जैसा आपका मटेरियल का कलर क्या है और मटेरियल का शेप क्या है, उसका मास क्या है मटेरियल का, या उसका वॉल्यूम कितना है, हाँ, वो कितना लंबा है, वो लेंथ कितना है उसका, और उसका स्टेट ऑफ मैटर क्या है, वो गैसियस है, सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है वो, ठीक है। और उसका मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिज्म को अलाउ करेगा या नहीं करेगा, हाँ, उसका टेक्सचर मतलब टेस्ट कैसा होगा, उसका डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी कैसा होगा, ये सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब जो आपको फिजिकली दिखता है, ठीक है, जो आप फिजिकली उसको मतलब चूज देख के बता सकते हो। जैसे देखते हैं तो वो मटेरियल का शेप क्या होगा, मटेरियल का शेप तो वैसे ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मटेरियल का कलर क्या होगा। आप देख सकते हैं कि आपका अलग अलग मटेरियल्स अलग अलग कलर के होंगे, ठीक है। आपका कोल जो होगा वो ब्लैक होगा, गोल्ड गोल्ड कलर में होगा, तो हर एक मटेरियल अपना अपना उसको खुद का एक कलर होगा, ठीक है। तो कलर क्या होंगे, उसके बाद मास, उसका मास कितना होगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा मटेरियल का, या उसका डेंसिटी क्या है उस मटेरियल का, वो मटेरियल का स्टेट ऑफ मैटर क्या है। स्टेट ऑफ मैटर मतलब हमारे लिक्विड, हमारे मटेरियल गैसियस है या लिक्विड है या सॉलिड है, कौन सा टाइप ऑफ स्टेट है उसका, सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है या गैसियस स्टेट है। ये सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, हाँ, अंदर इन डेप्थ बात करेंगे, लेकिन आज पहले देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ दिक्कत हुआ, सब क्लियरली सुनाई दिया है ना सब कुछ, ठीक है। टेक्सचर मतलब वो देखने में मतलब उसका कितना सॉफ्टनेस है और वो होता है टेक्सचर। टेक्सचर मतलब वो कितना, टेक्सचर मतलब वो कैसे रहता है, वो सॉफ्टनेस उसका क्या है वो होता है, ठीक है। तो उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपका, लेकिन मुझे रिकॉर्डिंग चेक करने दीजिए, ठीक है। तो अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये क्या क्या आएंगे कि आपका ये फ्लेमेबिलिटी क्या है, मतलब फ्लेम वो जल पाएगा या नहीं, वो टॉक्सिक है या नहीं, टॉक्सिक मतलब वो पॉइजनस है या नहीं है। उसमें ऑक्सीडाइजेशन मतलब ऑक्सी से रिएक्शन कुछ होगा, ऑक्सीडाइजेशन होगा मतलब मटेरियल जल्दी खराब, मतलब उसमें रस्टिंग हो जाएगा। मटेरियल जैसा पानी में भीग भीग के ख़राब हो जाता है ना, तो वो क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजेशन की वजह से होता है। या उसका रिएक्टिविटी क्या है, उसमें क्या क्या बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग होंगे, आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ये सब बॉन्ड्स होते हैं ना। तो हम अब अगर आप कोई भी मटेरियल लेंगे, ठीक है, कोई भी मटेरियल लेंगे, उसमें एटम्स के बीच में कोई ना कोई, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई ना कोई बॉन्डिंग होगा, ठीक है। वो केमिकल बॉन्डिंग हो सकता है, मतलब वो आयोनिक बॉन्डिंग हो सकता है, या वो आपका जो बॉन्डिंग होगा वो आपका कोवलेंट बॉन्डिंग हो सकता है, या बॉन्डिंग्स होते हैं, ठीक है। वो बॉन्डिंग्स भी हम लोग कहाँ देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा, और कंबक्शन, हीट कंबक्शन क्या होगा, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये सब हम लोग क्या करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं, ठीक है। टॉक्सिसिटी मतलब कंफ्यूज मत होइए, टॉक्सिसिटी मतलब क्या होता है, वो कितना पॉइजनस है, वो मतलब नॉर्मली क्या होता है ना, कभी भी आप कोई मटेरियल इस्तेमाल करते हो, कि देखिए कुछ मटेरियल्स हम लोग
अलग अलग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। जैसे आप बच्चों के लिए कोई खिलौना बना रहे, अंदर तो पूरा इलेक्ट्रिकल रहेगा, लेकिन बाहर जो मटेरियल यूज़ करेंगे वो ऐसा मटेरियल यूज़ करना चाहिए कि बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, मुंह में भी रख लेंगे। तो आपको मटेरियल चूज़ करते समय आपको सब कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। वो मटेरियल का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी पता होना चाहिए, उस मटेरियल का केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्योंकि मान लो मैं हीटर, मान लो एग्जांपल बता रहा हूँ, आप कोई हीटर बना रहे हो, ठीक है, आप इंजीनियर हो, आप एक हीटर बना रहे हो, ठीक है। तो हीटर अंदर तो आपको पता है कि एक कॉइल यूज़ करूँगा तो वो गर्म करेगा, लेकिन ये कॉइल को सराउंडिंग में जो बॉक्स होगा, वो बॉक्स आपका ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि मान लो मेरा हीटर जो देगा गर्मी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट देगा, ठीक है। वो कॉइल जो है मेरा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट देगा। तो ऐसा कॉइल जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहा है तो हीटर का जो पूरा बॉडी बनेगा, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका वो बॉडी जल पिघल नहीं जाएगा। अगर आप कम मेल्टिंग पॉइंट वाला लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा हीटर ज़्यादा गर्म होगा तो बॉडी पूरा पिघल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखना होता है, ठीक है। तो आपको केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आया? हाँ, कहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर? अरे वो जब आप कोई केमिकल बॉन्डिंग होता है वहाँ पे कोऑर्डिनेट नंबरिंग रहता है, ठीक है। वो आपको मैं समझाऊंगा जब पढ़ाऊंगा, तो कोऑर्डिनेट नंबरिंग रहता है। तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नंबर्स होते हैं। वो आपको मैं बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी उसको परेशान मत होगी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का हेडिंग देना भूल गया हूँ। उसके बाद हम देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं। कोई भी मटेरियल लेंगे उसको कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब आपका पहला क्या होगा, स्ट्रेंथ, उस मटेरियल का स्ट्रेंथ कितना होगा, ठीक है। एलास्टिसिटी मतलब वो मटेरियल कितना एक्सपैंड हो सकता है। दो दो चीज़ें होते हैं यहाँ पे, देखिए आपको दो चीज़ें दिख रहे होंगे, एक आपका एलास्टिसिटी है और ये एक आपका प्लास्टिसिटी है। तो एलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में डिफरेंस क्या होता है, अगर कोई मटेरियल का एलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब आपका मान लो पहले मटेरियल 100 सेंटीमीटर का है, इसको मैं खींचा हूँ, खींचने के बाद ये मटेरियल मेरा 120 सेंटीमीटर लंबा हो गया, तो खींच के फिर से जब आप रिलीज़ कर देंगे फिर से मटेरियल क्या हो जाएगा, अपना ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है, जैसा आपका रबर होता है, ठीक है। प्लास्टिसिटी मतलब क्या होता है, एक बार वो मटेरियल डिफॉर्म हो गया, मतलब मान लो मेरा एक कोई मटेरियल है वो ऐसा बॉक्स की जैसा है, मैं इसको क्या किया हूँ, थोड़ा गर्म किया हूँ, तो ये क्या हो गया, ऐसा अलग अलग गंदा सा शेप हो गया। तो उसके बाद फिर से जब आप गर्मी हीट निकाल देंगे तो फिर से अपना पोजीशन में नहीं आएगा। तो वैसा मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते जिस मटेरियल का प्लास्टिसिटी ज़्यादा है, तो वो एक बार वो मटेरियल अपना शेप खो जाएगा तो फिर से वो अपना ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा। लेकिन जिस मटेरियल का इलास्टिसिटी है, अगर वो एक बार अपना शेप खो जाएगा, अगर वो आप इलास्टिसिटी ज़्यादा है उसका, तो वो फिर से क्या हो जाएगा, अपना शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, किसी को कुछ डाउट है क्या? क्या कुछ देखना पड़ेगा यार, तुम्हें क्या पता है कौन से मटेरियल का होता है सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी? हाँ, बताइए बताइए, मैं भी बताऊंगा। इलास्टिसिटी बोल रहा है यार। हाँ, रबर का ज़्यादा होता है यार। हम्म, ठीक है चलिए। तो हम देखेंगे, मैं भी देख के बताऊंगा आपको। मैं देखता हूँ, मैं भी कुछ लोग स्टील होता है या रबर होता है, कौन सा होता है वो मैं भी एक बार देख के बताऊँ, ठीक है। तो अभी आप मैं देखता हूँ, मैं पता चलेगा तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। मुझे भी उसमें कन्फ्यूजन है, स्टील का होता है या रबर का होता है, लेकिन कुछ जगह स्टील बोलते हैं, कुछ जगह रबर बोलते हैं, ठीक है। तो स्टील का होगा या रबर का होगा वो हम एक बार चेक करता हूँ, ठीक है। एक मिनट, सॉरी। तो एक मिनट रुकिए। हाँ, तो नॉर्मली स्टील का ही ज़्यादा होता है, ठीक है। जब आप रबर से कंपेयर करेंगे तो आपका इलास्टिसिटी जो होता है वो स्टील का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो स्टील ही होता है, ठीक है। रबर से भी ज़्यादा, अगर आपको कहीं ऑप्शन में मिल जाएगा रबर और स्टील मिल जाएगा, तो जिसका ज़्यादा इलास्टिसिटी होगा तो स्टील का ही ज़्यादा इलास्टिसिटी होगा, ठीक है। बल्कि आप स्टील को खींच नहीं पाते, क्योंकि स्टील को खींच डिफॉर्म करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा इलास्टिसिटी स्टील का ही होगा,
ठीक है, आवाज़ आ रहा है ना? अब फिर से एक और बंदा बोल रहा है कि क्वार्ट्ज का भी हो सकता है, तो क्वार्ट्ज अब क्वार्ट्ज का देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। लेकिन क्वार्ट्ज का बहुत लोग एलासिटी उससे, ठीक है भाई, क्वार्ट्ज का ज़्यादा होगा तो क्वार्ट्ज का होगा, ठीक है। तो देखेंगे, जब एलासिटी पढ़ाऊँगा तब उस समय मैं आपको बताऊँगा किसका ज़्यादा होगा, ठीक है, स्टील का होगा या क्वार्ट्ज का होगा, ठीक है। तो कोई भी मटेरियल होगा, पहले हम उसको उसका स्ट्रेंथ देखना चाहिए, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ के बाद उसको मटेरियल का इलास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है। तो अगर मटेरियल का इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है तो वो अगर आप उसको डिफॉर्म करेंगे, डिफॉर्म मतलब उसको एक इतना फोर्स लगाएंगे कि वो मटेरियल डिफॉर्म हो जाएगा, तो फिर से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो। अगर प्लास्टिसिटी ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो एक बार डिफॉर्म हो जाएगा, तो फिर से वो अपना पोजीशन में नहीं आ पाएगा, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि फोर्स मतलब हर बार फोर्स ही लगाना है। अगर आप गर्म भी कर रहे हैं तो आप या वो भी एक टाइप का फोर्स ही होता है, ठीक है। तो आप मटेरियल को डिफॉर्म किसी भी तरह में कर सकते हैं, आप उसको खींच खींच के डिफॉर्म कर सकते हैं, आप उसको गर्म करके डिफॉर्म कर सकते हैं, वो आपके में डिपेंड होता है, ठीक है। उसके बाद डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है बताइए, तो आपको आता है सब, तो डक्टिलिटी क्या होता है बताइए। तो कोई मटेरियल बताइए डक्टिलिटी का। हाँ। आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, और नया नया मटेरियल्स में सेमेरियम, टेरिबियम, ये सब आपका क्या होते हैं, डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो बोला है वो सही बोला है, ठीक है। तो डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल मतलब वो क्या होता है, अगर आपके पास कोई मटेरियल है और इस मटेरियल को आप पतले पतले तार में अगर डिवाइड कर पाओ, तो वैसे मटेरियल को हम लोग, क्या हुआ यार, कौन सो रहा है? अरे भाई सो रहे हो तो क्या मैं माइक ऑन करके कुछ चिल्ला रहे हो? हैं? कौन है वो? ठीक है। तो अगर आप कोई भी मटेरियल को पतले पतले तार में डिवाइड कर सकते हो, तो तब उस मटेरियल को डक्टिलिटी ज़्यादा है ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और भी सारे प्रॉपर्टीज़ है, वेल्डेबिलिटी, क्रीप, ठीक है। क्रीप क्या होता है बताइए? क्रीप बहुत अच्छा एक प्रॉपर्टी है। क्रीप क्या होता है, किसको पता है क्रीप क्या होता है? हम्म, हाँ हाँ। थोड़ा उसको इम्प्रूव करो, क्योंकि थोड़ा बहुत ठीक हो, टाइम के साथ होता है, लेकिन थोड़ा और इम्प्रूव इम्प्रूव करो। इसमें एक और प्रॉपर्टी भी हमको देखना होता है। टेम्परेचर क्या करेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना, टेम्परेचर अप एंड डाउन हो सकता है, ठीक है। देखिए, अगर एक मटेरियल है आपके पास, कोई भी मटेरियल, मान लो सोल्डरिंग वायर है, कभी भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको सोल्डरिंग वायर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाते हैं क्रीप का। तो मान लो एक सोल्डरिंग वायर है, ठीक है। तो इस वायर को मैं क्या किया हूँ, एक जगह टांग के रखा हूँ, और जिस जगह पे मैं टांग के रखा हूँ अगर उसका वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये अगर टाइम के साथ साथ देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, एक्सपांड होने लगेगा। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। अब देखिए, टांग के रखा हूँ या टांग के इसके नीचे एक वेट भी रख दी हूँ, ठीक है। तो वेट मैं बना नहीं रहा हूँ, ये वेट मेरा कांस्टेंट है और मेरा टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन टाइम के वजह, थोड़ा टाइम आप वेट करेंगे, नीचे एक वेट, कोई एक सोल्डरिंग वायर ले लीजिए और इसके नीचे एक वेट टांग दीजिए और उसको कुछ मत करिए, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, ये सोल्डरिंग वायर आपका क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। तो ये ऐसे एक्सपैंड होने का जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं, ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, देखिए। हाँ ठीक है। अब आपको क्रीप एक अच्छा फिनोमेना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं एक वायर ले रहा हूँ, सोल्डरिंग वायर, ठीक है। ये मेरा क्या है, एक सोल्डरिंग वायर है, ठीक है। ये मेरा एक सोल्डरिंग वायर है। अब मान लो इस वायर के नीचे मैं क्या किया हूँ, एक छोटा सा वेट लगा, मान लो 200 ग्राम का एक वेट लगा दिया, ठीक है। सोल्डरिंग वायर यहाँ पे टांगा हुआ है, ठीक है। और इस सोल्डरिंग वायर के नीचे मैं 200 ग्राम का वेट लगा दिया और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वेट 200 ग्राम कांस्टेंट है, इससे मैं वेट बढ़ा भी नहीं रहा हूँ और
टेम्परेचर जो है सराउंडिंग में वो टेम्परेचर भी मेरा कांस्टेंट है। लेकिन क्या होगा, थोड़ी टाइम वेट करेंगे, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, मान लो पहला इसका लेंथ जो है वो 150 सेंटीमीटर है, लेकिन थोड़ी टाइम वेट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा और इसका लेंथ क्या हो जाएगा, मान लो 200 सेंटीमीटर हो। तो क्या हुआ भाई, मैं ना तो लोड बढ़ाया हूँ, ना तो मैं वहाँ पे टेम्परेचर वेरी किया हूँ, लेकिन टाइम के वजह से टाइम के साथ साथ इसका लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब एक मटेरियल मेरा क्या हो गया, थोड़ा डिफॉर्म हो गया। क्यों डिफॉर्म हुआ, क्योंकि वो टाइम की वजह से हुआ। तो वैसा प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। क्रीप जो फिनोमेना होता है, क्रीप का फिनोमेना, वो टाइम के साथ साथ, और इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसा प्राइमरी क्रीप, सेकेंडरी क्रीप, रजिस्ट्री क्रीप। मतलब सारा उसका कर्व जब देखेंगे क्रीप का, तो उस कर्व को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी रजिस्ट्री। वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे क्रीप के बारे में। ठीक है, तो अभी आपको क्रीप मतलब इतना याद रखिए कि कांस्टेंट वेट और कांस्टेंट टेम्परेचर के बाद भी अगर कुछ मटेरियल में डिफॉर्मेशन हो रहा है, वो भी क्यों हो रहा है, क्योंकि टाइम के हिसाब से वो डिफॉर्म हो जा रहा है। तो वैसा प्रॉपर्टी या फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना। क्या हुआ यार, बाकी लोग कुछ नहीं हो क्या, बस नहीं बोल रहे हो, गुस्सा हो क्या मेरे ऊपर कि सारा आपने सही नहीं समझाया, नहीं हो ना गुस्सा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम, हाँ, क्या समझाना है, मैलेबिलिटी। अरे अब ये सब देखेंगे बाद में, अभी अब मैलेबिलिटी भी आपको समझाने, कौन सा आप ये वाला, ठीक है, ठीक है, माइक ऑफ करो। मैलेबिलिटी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। मैलेबिलिटी है ना, अगर मेरे पास कोई मटेरियल है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई मटेरियल है और इस मटेरियल को मैं हैमरिंग, मतलब मैं इसको हथौड़े से कितना हैमरिंग कर सकता हूँ, या इस मटेरियल को मैं कितना प्रेस कर सकता हूँ, या इस मटेरियल को मैं कितना रोल कर सकता हूँ, एक 3 शीट्स में, पतले पतले शीट्स में मैं इसको हैमरिंग करके, प्रेस करके या रोल करके मैं उस मटेरियल को पतले पतले शीट्स में, पतले पतले शीट्स में बना सकता हूँ। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी बोलते हैं। तो ठीक है, मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैलिएबिलिटी क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई एक आयरन का बड़ा पीस है, ठीक है। अब मैं इस पीस को क्या करूँगा, रोल करके, या इसको मैं हैमरिंग करके, या इसको मैं प्रेस करके, अगर मैं इसको पतले पतले शीट्स में, पतले पतले शीट्स में मैं इसको बना सकूँ, और जब इसको मैं पतले पतले शीट्स बना रहा हूँ तो इस मटेरियल में कोई ब्रेकिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस मटेरियल में मटेरियल टूटना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये पतले पतले शीट्स में हम लोग कर सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। मतलब कोई भी मटेरियल लीजिए आप, अगर मटेरियल को मैं कुछ ना कुछ करके अगर मैं उसको पतले पतले पीस में ला सकता हूँ, और लाते समय मटेरियल मेरा टूटना नहीं चाहिए, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, और देखेंगे ब्रिटलनेस क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, फॉर्मेबिलिटी क्या होता है, ये सब चीज़ हम देखेंगे सब चीज़ें। ठीक है, मैं सिर्फ आपको लिस्ट बता रहा हूँ, और पीछे से शुरू करते हुआ हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का हूँ तो पहले हमको इलेक्ट्रिकल से शुरू करके पीछे मैकेनिकल, केमिकल, फिजिकल में जाएंगे। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? नहीं है, ठीक, ठीक है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं मटेरियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल का मटेरियल, कोई भी आप मटेरियल लेंगे उसका क्या क्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं, आपका मटेरियल का एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और आप जो मटेरियल लेंगे उसका कुछ इंडक्टेंस होगा, ठीक है। और आप जो मटेरियल लेंगे उसका कुछ कैपेसिटेंस भी होगा, ठीक है। और कैपेसिटेंस, या उसके बाद उस मटेरियल का कुछ रिएक्टेंस होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। रिएक्टेंस होगा उस मटेरियल का, और उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। उसके बाद उस मटेरियल का अपना कुछ फेज एंगल होगा, ठीक है।
तो ये सब आपके क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है। कोई भी मटेरियल लेंगे तो उस मटेरियल का बहुत सारे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, ये सब, ठीक है। तो रेजिस्टेंस मतलब आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का। आप पढ़े होंगे, जब पढ़े होंगे तब आपको यही समझाया होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है, और उस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि वो करंट को फ्लो करने से अपोज करता है, ठीक है। अब आप ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो को अपोज करता है। अब ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो को अपोज करेगा मतलब उस मटेरियल में करंट ही नहीं जाना चाहिए, लेकिन रेजिस्टर में करंट जाएगा, ठीक है। तो अब ये बताइए, मैं यहाँ आपको सब बता दे रहा हूँ रेजिस्टेंस देखिए, मैं रेजिस्टेंस का डेफिनेशन दे रहा हूँ। अब आप मुझे क्लियर करेंगे कि रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो मैं रेजिस्टेंस का डेफिनेशन ये बता रहा हूँ कि किसी भी मटेरियल में अगर वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो को, मतलब करंट को, इलेक्ट्रॉन का फ्लो को अगर वो अपोज कर रही है, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को मैं क्या बोलूँगा, रेजिस्टेंस बोलूँगा। तो अब ये बताइए, वो तो फ्लो को अपोज कर रही है, तो अब उस मटेरियल में करंट फ्लो होगा या नहीं होगा? तो मैं तो बोल रहा हूँ अपोज करेगा। मैं तो बोल रहा हूँ वो अपोज करेगा, उसी का बेस में बदल जाता है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ अपोज करेगा ना। तो करंट अपोज होना चाहिए, लेकिन बल्ब में करंट फ्लो होता है, क्यों? हाँ, तो करंट दो तरीके के होते हैं, कन्वेंशनल करंट और एक्चुअल करंट। तो साइंटिस्ट का आदत है उससे वो हर बार उल्टा दिखाते हैं करंट को, ठीक है। तो इसका एग्जांपल समझिए, आप गाड़ी से जा रहे हो, ठीक है। आप बाइक है, अगर आप हमको बाइक, आपको बाइक देंगे, आप उड़ने लगेंगे, है ना। तो पूरा स्पीड में जा रहे हो, तो स्पीड ब्रेकर आएगा, तो मुझे पता है आप लोग तो ब्रेक नहीं मारोगे, उड़ते हुए जाओगे स्पीड ब्रेकर पे। लेकिन नॉर्मल इंसान क्या करेगा, ब्रेक मार के स्पीड ब्रेकर के क्या होगा, स्पीड स्लो हो जाएगा आपका, है ना। तो स्पीड ब्रेकर आपका क्या कर रहा है, स्पीड को स्लो कर रहा है, लेकिन ये नहीं कि आपको स्पीड ब्रेकर के आप रुक जाएंगे, नहीं रुकेंगे ना। स्पीड ब्रेकर में आपका स्पीड कर करके आप लोग क्या जाएंगे, स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करके चले जाएंगे। तो रेजिस्टेंस भी ऐसा ही है। इलेक्ट्रॉन जब बैटरी से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जब आपका, मान लो ये मेरा रेजिस्टर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब बैटरी से निकलेगा तो उसके पास जो एनर्जी होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे ही वो एक रेसिस्टर के पास आएगा, रेसिस्टर क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब ये नहीं कि वो उसको रोक देगा, वो क्या करेगा, उसका जो एनर्जी है उसको थोड़ा यहाँ पे वेस्ट करवा देगा, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे वेस्ट होगा, और अब जब रेसिस्टर के पास जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, वो अभी भी स्लो मोशन में ही है, लेकिन उसका जो एनर्जी पहले जितना है उतनी एनर्जी यहाँ नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी को थोड़ा वेस्ट करता है, क्योंकि वो जो एनर्जी यहाँ पे वेस्ट होता है वही एनर्जी आपका क्या होता है, हीट के रूप में बाहर आ जाता है। इसलिए वजह से आपका बल्ब क्या होता है, जलता है, ठीक है। समझ में आया? मतलब आपको ये समझना है कि रेसिस्टर ये नहीं करता कि करंट को रोक के रखो, रेसिस्टर ये करता है कि इलेक्ट्रॉन पहले जितना एनर्जी से आएगा उसकी एनर्जी क्या कर देगी, वो रोक के थोड़ा सा एनर्जी उसका कम कर देगी। तो उसका वजह से उसका जो एनर्जी कम हुआ है, तो वो एनर्जी कम होने की वजह से वो एनर्जी, देखिए आपको एक अच्छा एक फॉर्मूला, एक प्रॉपर्टी आप सबको पता है कि हम किसी भी एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मेरे पास अगर कोई एनर्जी है, ठीक है, मेरे पास अगर कोई एनर्जी है तो एनर्जी को नहीं तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ, नहीं तो मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, एनर्जी को एक फॉर्म से एक फॉर्म में बदल सकता हूँ। तो रेजिस्टर में क्या हो रहा है, जब कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इलेक्ट्रॉन जब रेजिस्टर के पास आ रहा है, तो रेजिस्टर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी थोड़ा वेस्ट हो रहा है, और वेस्ट हो रहा है मतलब एनर्जी वहाँ ख़त्म नहीं होगा, वही जो एनर्जी वेस्ट हो रहा है वही एनर्जी हीट के रूप में बाहर आता है। तो इससे जहाँ जहाँ हीट चाहिए वहाँ वहाँ हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टर का यूज़ करते हैं। तो ये मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है, ये नहीं कि हर एक मटेरियल रेजिस्टेंस होगा, हर एक मटेरियल में रेजिस्टेंस होगा, लेकिन कुछ मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कुछ मटेरियल का रेजिस्टेंस कम होगा। तो वो मटेरियल्स का प्रॉपर्टी होता है। तो इसलिए आप जब रेजिस्टेंस का फार्मूला देखते हो, आर इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, रो एल बाई ए होता है। ये जो रो होता है ये आपका क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी आपका मटेरियल पे डिपेंड होता है, ये अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपको रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हम लोग देख चुके हैं। अब ये बताइए इंडक्टेंस क्या होता है, आप सब पढ़ चुके हो ना।
चुंबकीय धारा के मार्ग में अवरोध पर है, ठीक है। और कुछ, और कोई डेफिनेशन है? हाँ, फ्लक्स को अपोज करता है, फ्लक्स को अपोज करता है। हाँ, तो इसको आप लोग बोल रहे हो इंडक्टेंस, ठीक है, यही बोल रहे हो ना आप लोग? ठीक है, तो भाई ये बताइए मुझे, ये बताइए कि ये क्या होगा, ये क्या होगा? तो आप इंडक्टेंस बताइए तब। ठीक है, मैं आपके एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं हर एक क्लास में, मैं ये मत सोचिए कि मैं आपको डांटूंगा, मैं नहीं डांटूंगा, मैं सिर्फ आपका नॉलेज चेक कर रहा हूँ। तो देखिए, ई इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी, ये फार्मूला देखे होंगे इंडक्टर में, ठीक है। तो इस फार्मूला को देख के कुछ समझ में आ रहा है इंडक्टर का डेफिनेशन क्या होगा? हाँ बताओ। चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो कभी भी हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये आप देखिए मैं क्या देख रहा हूँ, देख किसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, करंट को टाइम से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। मतलब जब भी मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि ये चेंज को अपोज करता है, ठीक है, चेंज को अपोज करता है। मतलब ये है कि मेरे पास कोई कॉइल है, ठीक है, मेरे पास कोई कॉइल है, इस कॉइल को मैं क्या किया हूँ, एक एसी सप्लाई दी हूँ, ठीक है। अब इस कॉइल में मान लो करंट जा रहा है, तो इस करंट यहाँ पे अगर इंडक्टेंस ज़्यादा है, तो ये करंट मान लो पहला मेरा करंट 1 एम्पियर है, और मैं सडनली करंट को 5 एम्पियर में बढ़ाया हूँ। लेकिन इंडक्टर क्या करेगा, मेरा करंट को सडनली 5 एम्पियर नहीं होने देगा। ये क्या करेगा, अगर मैं सडनली 5 एम्पियर करने की कोशिश भी करूँगा, मेरा इंडक्टर क्या करेगा, करंट को धीरे 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 क्या करेगा, 5 एम्पियर में ले जाएगा, ठीक है। पहला मेरा करंट 1 एम्पियर है, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे करंट को क्या करेगा, 5 एम्पियर में ले जाएगा, ठीक है। तो इस फार्मूला, इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं। इंडक्टेंस मतलब क्या होता है, इंडक्टेंस मटेरियल का ऐसा एक प्रॉपर्टी आता है, वो भी करंट को अपोज करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, करंट को सडन चेंज ऑफ करंट, मतलब करंट को सडनली चेंज होने से अपोज करेगा। तो वैसा प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं, जिसको हम यल से दिखाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? हेलो हेलो, समझ में आया आपको? मेरा आवाज़ आ रहा है ना? हेलो, तो इंडक्टेंस समझ में आया क्या होता है? तो इंडक्टेंस एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, वो रेजिस्टेंस के जैसे करंट को अपोज करता है, लेकिन करंट को सडनली बढ़ने से या घटने से रोकता है, ठीक है। तो अब भाई कैपेसिटेंस बताइए क्या होता है? कैपेस ठीक है, चार्ज को स्टोर करता है, और हाँ, और जैसे ही देखेंगे, जैसा आपको इंडक्टर में ई इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी का फार्मूला दिया हूँ, वैसे कैपेसिटर में ई इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, सी इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डी वी बाई डी टी लिखा हूँ, मतलब यहाँ पे कौन अपोज होगा, वोल्टेज अपोज। तो कैपेसिटर क्या करेगा, वोल्टेज को सडनली बढ़ने नहीं देगा या सडनली घटने नहीं देगा। मान लो मेरा वोल्टेज 1 वोल्ट है, तो मैं इसको मैं सडनली 5 वोल्ट में बढ़ाना चाहता हूँ, तो मेरा कैपेसिटर क्या करेगा, सडनली 5 वोल्ट नहीं होने देगा, धीरे 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 क्या करेगा, इसको 5 वोल्ट होने देगा। तो ये सडन चेंज को अपोज करने का जो प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। साथों साथ अब देखिए, इंडक्टर क्या करेगा, करंट को सडनली चेंज होने से अपोज करता है, और साथों साथ ये क्या करता है, करंट एनर्जी को स्टोर करता है, किस रूप में, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, ठीक है। और कैपेसिटर आपका क्या करेगा, वोल्टेज को सडनली चेंज होने से अपोज करता है, और साथों साथ ये क्या करता है, जो भी एनर्जी मिल रहा है उसको स्टोर करेगा, किस रूप में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में, ठीक है। मतलब देखिए, अब मैं दोनों को कंपेयर, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कॉन्सेंट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो देखिए अब इंडक्टर क्या होता है और कैपेसिटर क्या होता है, अब देखिए अच्छे समझ में आएगा। इंडक्टर क्या करेगा, करंट को सडनली बढ़ने से सडनली घटने से रोकेगा, और कैपेसिटर क्या करेगा, वोल्टेज को सडनली बढ़ने से या सडनली घटने से रोकेगा। साथों साथ इंडक्टर क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा, वो भी किस रूप में, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, ठीक है। और कैपेसिटर क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा, वो भी किस रूप में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में। उसी को आप चार्ज का स्टोर करता है वही बोलते हैं, ठीक है, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलते हैं। तो एनर्जी को वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में स्टोर करेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस क्या होता है। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस क्या होता है, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब आगे बताइए डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। इंसुलेटर को ही होता है ये। अब इंसुलेटर का जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ही होता है, ठीक है। तो आपका जो इंसुलेटर होता है, ठीक है, इंसुलेटर क्या करेगा, ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा, लेकिन इसका भी एक मैक्सिमम लिमिट होता है वोल्टेज का। जैसे ये मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो मेरा मटेरियल ख़राब हो जाएगा, साथों साथ ये मटेरियल क्या करेगा, करंट को फ्लो होने देगा। तो ये जो मैक्सिमम वोल्टेज है जिसके ऊपर अगर आप वोल्टेज देंगे तो इंसुलेटर का जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब एक मैक्सिमम वोल्टेज होता है, जिससे ज़्यादा वोल्टेज अगर हम उस मटेरियल को देंगे तो मटेरियल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और उसमें सडन फ्लो ऑफ करंट हो जाएगा, तो उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद बताइए रिएक्टेंस क्या होता है। ठीक है, ठीक है, रिएक्टेंस छोड़िए, रिलक्टेंस क्या होता है बता दीजिए। रिलक्टेंस और रिएक्टेंस अलग अलग, ठीक है। तो रिलक्टेंस क्या होता है बता दीजिए। रिलक्टेंस आपको पता है कि फ्लक्स के फ्लो में अवरोध आता है, तो वो फ्लक्स को रोकने का जो गुण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, उसके बाद ये सब चीज़ें। अपोजिशन ऑफ मैग्नेटिक पाथ, हाँ भाई, अपोजिशन ऑफ मैग्नेटिक पाथ आपका क्या होता है, रिलक्टेंस, ठीक है। क्या सर्क्यूट क्या होता है बताना है क्या। मैसेज किया है कि सर्क्यूट क्या होता है, अपोजिंग सेट ऑफ मैग्नेटिक। टैन डेल्टा क्या होता है यार, इसको पता है टैन डेल्टा क्या होता है। टैन डेल्टा कभी नहीं सुना। वो देखिए वो क्या होता है, कैपेसिटर में वो एक लॉस एंगल होता है, ठीक है। कैपेसिटर में वो एक लॉस एंगल होता है। ऐसे क्यों आ जा रहा है, ठीक है। आपका अगर कोई कैपेसिटर है, ठीक है, आपका कोई कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में भी कुछ लॉस फैक्टर होता है, ठीक है। तो कैपेसिटर का जब हम कर्व प्लॉट करेंगे तो कैपेसिटर का कर्व में हमको एक छोटा सा एंगल रहता है, ये हमारा लॉस एंगल का एक एंगल होता है, तो उसको आप टैन डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। वो कैपेसिटर में एक लॉस होता है, वैसे मैं आपको वो कल समझाने वाला था, ठीक है। मुझे आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। उसको हम लोग एक और नाम से क्या बोलते हैं, इसको डिसिपेशन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। डिसिपेशन फैक्टर मतलब क्या होता है,
वो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब आपका देखिए, आप कोई भी एक कैपेसिटर लें, ठीक है, आप कोई भी एक कैपेसिटर लेंगे तो इसमें ये प्योर कैपेसिटर आपको कहीं नहीं मिल पाए, ठीक है, आपको कोई भी कैपेसिटर प्योर कैपेसिटर नहीं होगा। तो इस कैपेसिटर में क्या होगा, थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस है, ठीक है, तो इस कैपेसिटर में थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस आएगा, है ना। तो इस रेसिस्टेंस की वजह से एक लॉस आता है, ठीक है, ये रेसिस्टेंस जो होता है उसके वजह से जो वो इस कैपेसिटर की वजह से जो अपोजिशन फोर्स आता है उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, और रेसिस्टेंस की वजह से जो अपोजिशन होता है उसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों का रेशियो लेंगे, तो इन दोनों का रेशियो लेंगे, जो आएगा वो आपका क्या होगा, टैन डेल्टा होगा। टैन डेल्टा क्या होता है आपका, देखिए कोई भी आप कोई कैपेसिटर लेंगे तो कैपेसिटर में आपका एक थोड़ा बहुत कैपेसिटर में रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि कैपेसिटर में भी कुछ कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, और कैपेसिटर में अपर कैपेसिटेंस तो होता ही होता है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस की वजह से जो अपोजिशन आता है उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी बोलते हैं, और रेजिस्टेंस जो होता है उसको आर बोलते हैं। अगर मैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी बाई आर का रेशियो ले रहा हूँ तो वो जो आएगा वो मेरा क्या होगा, टैन डेल्टा होगा। तो उसमें ये डेल्टा क्या होता है, ये डिसिपेशन फैक्टर होता है। तो वो रेशियो होता है कैपेसिटर में, जो कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस है और रेसिस्टेंस उन दोनों का रेशियो होता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। वो कुछ नहीं होता, ज़्यादा आप परेशान होते ही है कैपेसिटर। जब आप कोई भी मटेरियल लेंगे, आप अगर इंडक्टर भी लेंगे, ठीक है, मैं इंडक्टर भी लूँगा, तो आप देखिए इंडक्टर अगर कोई लेंगे तो इंडक्टर को हम लोग क्या करेंगे, कोई वायर को लेके उसको कॉइल के जैसा वूंड करेंगे, है ना। तो कॉइल के जैसा उसका अगर ऐसा वूंड करेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, इंडक्टर हो जाएगा। तो आप देखिए इसका इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, इससे इसमें क्या होता है, इंडक्टेंस होता है। लेकिन साथों साथ इसमें एक और चीज़ ये होता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो रहता ही रहता है, साथों साथ इसमें वायर है ना, वायर है तो इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा। मतलब आप कोई भी मटेरियल लेंगे, अगर आप कैपेसिटर लेंगे तो आपको प्योर कैपेसिटर नहीं मिलेगा, तो इसमें थोड़ा बहुत कैपेसिटेंस रहेगा और इसके साथ साथ इसमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी रहेगा। और इसका जो कैपेसिटेंस है और रेजिस्टेंस है, इन दोनों का अगर मैं रेशियो लूँगा उसी को टैन डेल्टा बोलते हैं, और इसमें ये जो एंगल है इसको डिसिपेशन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो और भी समझेंगे, आज ख़त्म नहीं हुआ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, कल भी देखेंगे, ठीक है।